हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के नए टॉपिक के साथ में फ्रॉम द चैप्टर इवोल्यूशन। चैप्टर आज का जो टॉपिक है वो है गैलापैगोस आइलैंड एंड डार्विन फिंचेस। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं दो चीज़ों के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। पहला है नियो लेमार्किज्म एंड दूसरा है नियो डार्विनिज्म। तो हमने लेमार्क की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन भी पढ़ी, हमने डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन भी पढ़ी। तो नियो लेमार्किज्म और नियो डार्विनिज्म क्या है। नियो लेमार्किज्म में क्या होता है कि कुछ जो साइंटिस्ट थे उनका ये मानना उन्होंने लेमार्क की थ्योरी को सपोर्ट किया, बट मॉडिफाइड किया उसको। उन्होंने जो लेमार्क ने जो पॉइंट्स बोले थे उनको उन्होंने सपोर्ट किया, बट मॉडिफाइड फॉर्म में उन्होंने सपोर्ट किया उसको। उसी चीज़ को जो नाम दिया गया नियो लेमार्किज्म, मतलब मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ लेमार्क की जो पॉइंट्स थे, जो थ्योरी थी, उसके मॉडिफाइड फॉर्म को नियो लेमार्किज्म बोला। और उनका ये मानना था कि एज पर देम नॉट ऑल बट सम ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर आर इनहेरिटेड। मतलब सारे कैरेक्टर जो एक्वायर्ड कैरेक्टर हैं वो इनहेरिटेड नहीं होते हैं किसी, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, बट कुछ एक एक्वायर्ड कैरेक्टर जो हैं वो इनहेरिटेड होते हैं। ये नियो लेमार्किज्म वाले जो थे उनका मानना था। और नियो डार्विनिज्म में क्या है कि नियो डार्विनिज्म जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ, या आप कह सकते हैं इसको मिक्स यूज़ ऑफ मेंडल की जो जेनेटिक्स का थ्योरी था। मेंडल जो साइंटिस्ट थे, एक जो जेनेटिक फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं, जिनका जो थ्योरी था, और चार्ल्स डार्विन का जो इवोल्यूशन का थ्योरी था, नेचुरल सिलेक्शन का, उन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है दैट इज़ नियो डार्विनिज्म। तो डार्विन ने जो थ्योरी प्रपोज करी थी वो नेचुरल सिलेक्शन वाली, विदाउट नॉलेज ऑफ द सोर्स ऑफ वेरिएशन इन पॉपुलेशन, उन्होंने प्रपोज करी थी। और जो आफ्टर दैट जो है मेंडल के जो लॉ आए, उनका रीडिस्कवरी हुआ एंड जेनेटिक वेरिएशन के बारे में उसमें बताया गया कि कैसे जो है ये चेंजेस होते हैं, वेरिएशन होती हैं, बाय म्यूटेशन होती हैं, ठीक है ना। तो डार्विनिज्म एंड मेंडलिज्म were used as a framework of what came to called as synthetic theory of evolution और neo darwinism। तो डार्विनिज्म और मेंडलिज्म का जो कॉम्बिनेशन है उसको आज की डेट में सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन और नियो डार्विनिज्म हम कहते हैं। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है, जो म्यूटेशन है, म्यूटेशन आप कह सकते हो कि जेनेटिक लेवल पे चेंजेस होते हैं, जो कि डीएनए लेवल पे चेंजेस होते हैं, और वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में फिर पास ऑन होते हैं, दैट इज़ म्यूटेशन। ये बहुत वास्ट टॉपिक है, इसको नेक्स्ट कमिंग चैप्टर्स में हम कंप्लीट करेंगे। सो म्यूटेशन इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। तो जो म्यूटेशन है वो जेनेटिक वेरिएशन का सबसे अल्टीमेट सोर्स है, ये मानना था इस थ्योरी का। एंड नेचुरल selection is given by the dominant role in shaping the genetic makeup of population and in the process of gene substitution। और जो नेचुरल सिलेक्शन है वो होता है, डोमिनेंट रोल प्ले करता है शेपिंग द जेनेटिक मेकअप। तो नेचुरल सिलेक्शन जो है एक डोमिनेंट रोल प्ले करता है जेनेटिक मेकअप को शेप करने के लिए उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में। ओके, करेक्ट। चलिए अब आते हैं गैलापैगोस आइलैंड एंड डार्विन फिंचेस। अब इसके बारे में मैंने कल आपको बताया था, जैसे कि जो डार्विन थे वो एक जल यात्रा पे निकले थे, जिसको हमें वॉयज ऑफ बीगल कहा था। बीगल उनके शिप का नाम था एंड वॉयज में जल यात्रा। तो वो थ्रू आउट द वर्ल्ड उन्होंने स्पेसिमन कलेक्ट किए, सैंपल कलेक्ट किए। तो ऐसे ही अपनी जर्नी के ड्यूरिंग वो पहुँचे एक आइलैंड पे जिसका नाम था गैलापैगोस आइलैंड। और ये आइलैंड का नाम गैलापैगोस इसलिए पड़ा था क्योंकि यहाँ के जो इनहेबिटेंट थे वो थे बड़े बड़े टोर्टोइज, मतलब बहुत बड़े बड़े कछुए थे यहाँ के इनहेबिट। तो उनके नेम पे इसको गैलापैगोस आइलैंड का नाम पड़ा है। और ये एक वॉल्केनिक आइलैंड था जो कि इक्वेटर, पैसिफिक ओशियन के इक्वेटर में और इक्वेडोर कंटिनेंटल के वेस्ट में था ये। और समटाइम इसको ग्रुप ऑफ आइलैंड भी कहते हैं, जो कि एक चेन या क्लस्टर ऑफ आइलैंड्स होते हैं। बहुत सारे आइलैंड हैं जो कि आपस में मतलब बाई लैंड वो जुड़े नहीं हुए हैं, लेकिन आइलैंड है, छोटे 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 बहुत सारे आइलैंड, ग्रुप ऑफ आइलैंड है जिसको इन्होंने कहा। तो यहाँ पे क्लस्टर ऑफ 29 आइलैंड का एक साथ में क्लस्टर था।
और ये सारे डिफरेंट शेप साइज और के आइलैंड्स थे, और द आइलैंड आर रिलेटिवली यंग इन जियोलॉजिकल टर्म एंड दे आर हैव नेवर बीन कनेक्टेड विद द एडजेसेंट मेनलैंड ऑफ साउथ अमेरिका और विद एनी अदर सोर्स एरिया। मतलब वो बिल्कुल अच्छी वेजिटेशन थी, ग्रोथ थी वहाँ पे, हर चीज़ का यंग आइलैंड थे, और वो एडजॉइनिंग जो मेन लैंड थी वहाँ के जो आसपास के एरिया की जो भी रही होगी उस साउथ अमेरिका में जो मेन लैंड थी वो उससे भी वो उनका कोई कनेक्शन नहीं था। तो ऑल ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जो भी ऑर्गेनिज्म वहाँ प्रेजेंट होते थे उस आइलैंड में, या तो वो वहाँ पहुँचे हैं बाई क्रॉसिंग द सी, या तो पानी को क्रॉस करके वहाँ बड़ी मतलब जैसे कैसे भी करके वहाँ पहुँचे हैं, और या तो वो एज द रिजल्ट ऑफ चांसेस ऑफ डिस्पर्जल इन द वाटर, या पानी में बहते बहते वो वहाँ पहुँच गए, जो भी एनिमल वहाँ पे या कोई भी लाइफ वहाँ पे सर्वाइव कर रही है, रह रही है, या वो हवा के थ्रू बाय विंड या एनी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जो है वहाँ पे वो पहुँच गए हैं, मतलब उस आइलैंड पे आ गए वो, ठीक है। और डार्विन फिंचेस जो हैं वो एक ग्रुप ऑफ 14 स्पीसीज हैं, मतलब ग्रुप ऑफ 14 स्पीसीज़ का एक ग्रुप है, स्मॉल बर्ड्स का एक ग्रुप है ये, जिसको डार्विन फिंचेस बोलते हैं। तो ये 14 स्पीसीज़ डार्विन ने वहाँ आइडेंटिफाई करी उस आइलैंड पे जब वो गए, तो जिसमें कि 13 जो थी वो गैलापेगोस आइलैंड में इटसेल्फ वहीं पे प्रेजेंट थी, उस आइलैंड में उनको मिली, गैलापेगोस आइलैंड में, और एक जो थी वो स्पीसीज वो की कोकोस आइलैंड में उनको मिली। कोकोस आइलैंड एक था वो, तो एक स्पीसीज उनको कोकोस आइलैंड में मिली। अब क्या हुआ वहाँ पे, दिस ग्रुप ऑफ बर्ड्स प्रोवाइड वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग एंड बेस्ट स्टडीज एग्जाम्पल ऑफ इवोल्यूशन ऑन द आइलैंड। तो ये जो ग्रुप ऑफ बर्ड जो 14 स्पीसीज उनको मिली, ये ग्रुप ऑफ बर्ड था, ये इसको जो है एक बहुत बढ़िया इवोल्यूशन का बेस्ट एग्जाम्पल करके उनको मिला ये डार्विन को, तो उस आइलैंड पे। तो साइंटिस्ट थिंक दैट गैलापेगोस फिंचेस डिसेंडेड फ्रॉम एस एंसेस्ट्रल स्पीसीज दैट ओरिजिनली इनहेबिटेड द मेनलैंड ऑफ साउथ अमेरिका। तो ये साइंटिस्ट का ये मानना था कि जो गैलापेगोस फिंचेस में जो भी बर्ड्स या स्पीसीज पाई जाती हैं, वो सारी स्पीसीज का जो कनेक्शन है, जो उनका मेन एंसेस्टर है, वो मेनलैंड में रहता था। मतलब मेनलैंड से उसका कनेक्शन है, मींस मेनलैंड में जो एनिमल, जो बर्ड्स, जिस तरह की चीज़ें मेनलैंड पे रहती हैं, उनका जो कनेक्शन है वो गैलापेगोस आइलैंड के जो भी ऑर्गेनिजम्स वहाँ हैं, बर्ड्स हैं, जो फिंचेस हैं, उनके साथ में उनका कनेक्शन था। तो सिंस द गैलापागोस ए ग्रुप ऑफ आइलैंड, स्मॉल फ्लॉक्स ऑफ बर्ड्स कुड ओकेजनली रीच न्यू आइलैंड वेयर नो अदर लैंड बर्ड्स वर प्रेजेंट। तो क्योंकि गैलापागोस एक ग्रुप ऑफ आइलैंड था, तो जो स्मॉल फ्लॉक्स मतलब जो बर्ड्स के जो झुंड थे वो ओकेजनली जो है उस आइलैंड में आगे कहीं से उड़ के या लैंड को क्रॉस करके, वाटर को क्रॉस करके, और वहाँ पहुँच गए वो, और इस न्यू आइलैंड में जो है इमिग्रेंट की तरह वो आए एंड बिकम एडजस्टेड, और वहाँ की लोकल कंडीशन में वो उन्होंने अपने आप को एडेप्ट किया, एडजस्ट किया, और बाय नेचुरल सिलेक्शन वो वहाँ के जो है रेजिडेंट बन गए। मतलब वहाँ के वो पूरे किस तरह से सर्वाइव करना है वो चीज़ें उन्होंने डेवलप कर लिया अपने अंदर। द डिसेंडेंट ऑफ द ओरिजिनल फिंचेस दैट रीचेज द गैलापागोस आइलैंड नाउ ऑक्यूपाई मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ हैबिटेट ऑन द आइलैंड्स। अब वो डिसेंडेंट जो थे, जो ओरिजिनल फिंचेस जो गैलापागोस आइलैंड में जो गए, अब उन्होंने वहाँ पे अपने आप को इस तरह से ऑक्यूपाई कर लिया पूरा कि वहाँ डिफरेंट काइंड की जो हैबिटेट्स थी ना, उसमें उस आइलैंड में उन्होंने अपने आप को पूरा स्टेबलाइज कर दिया। सो इन डूइंग सो दे वुड हैव बिकम प्रोग्रेसिवली मोर डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल पॉपुलेशन। और इस वजह से वो जो उनके ओरिजिनल पॉपुलेशन थी उससे वो बिल्कुल अलग हो गए, मतलब उनकी थोड़ा स्ट्रक्चर में भी चेंजेस आ गए। तो बाय नेचुरल सिलेक्शन जो है वो अपनी मेन पॉपुलेशन से डिफरेंट, थोड़ा सा लुक वाइज थोड़ा डिफरेंट हो गए। द फिंचेस ऑफ द गैलापागोस आइलैंड प्रोवाइड एग्जाम्पल ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन, द फॉर्मेशन ऑफ न्यू फॉर्म फ्रॉम द एंसेस्टर स्पीसीज यूजुअली अ रिस्पॉन्स टू द ओपनिंग ऑफ न्यू हैबिटेट। अब ये इसी चीज़ को जो है गैलापागोस आइलैंड में द फिंचेस ऑफ गैलापागोस आइलैंड के जो है ये बेस्ट एग्जांपल है किसका, एडेप्टिव रेडिएशन का। एडेप्टिव रेडिएशन मतलब द फॉर्मेशन ऑफ न्यू फॉर्म फ्रॉम द एंसेस्टर स्पीसीज यूजुअली इन रिस्पॉन्स टू ओपनिंग ऑफ न्यू हैबिटेट। मतलब नई लाइफ की फॉर्म का बनना फ्रॉम एंसेस्ट्रल स्पीसीज, और
by the response of the which usually responds to the opening in the new habitats. So ये एडेप्टिव रेडिएशन होता है। तो ये एग्जांपल है इसका एडेप्टिव रेडिएशन का। तो ये आ जाता है एग्ज़ाम में कि क्या कौन सी टाइप का एवोल्यूशन है या कौन सी एडेप्टिव रेडिएशन क्या होता है, ये आपको जानना माइंड में रखना है। अमंग द 13 स्पीसीज ऑफ द डार्विन फिंचेस दैट इनहेबिट द गैलापागोस देयर आर 3 मेन ग्रुप्स। तो ये जो मैंने कहा आपको कि 13 स्पीसीज थी गैलापागोस आइलैंड में, उनमें से 3 जो थी वो मेन थी। पहला था ग्राउंड फिंचेस, दूसरा था ट्री फिंचेस और तीसरा था वेबलर फिंचेस। तो ग्राउंड फिंचेस में क्या था, इसमें 6 स्पीसीज थी जो ग्राउंड फिंचेस में थी, और मोस्ट ऑफ द ग्राउंड फिंचेस फीड ऑन द सीड्स। तो और वो जो ग्राउंड फिंचेस थे वो फिंचेस आप ये मान लो बर्ड्स हैं। बर्ड्स मतलब जैसे हमारे स्पैरोज होते हैं ना, इसी तरह के छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं, तो इनको फिंचेस नाम दिया उन्होंने। तो ये 6 स्पीसीज ऑफ फिंचेस, मोस्ट ऑफ द ग्राउंड फिंचेस फीड ऑन द सीड ऑफ द डिफरेंट साइज। तो ये ग्राउंड फिंचेस जो थी ये डिफरेंट साइज के सीड्स के ऊपर डिपेंड थी ग्राउंड में, तो ये सीड्स खाते थे। द साइज ऑफ देयर बीक्स इज रिलेटेड टू द साइज ऑफ सीड्स और इन विच द बर्ड्स फीड। तो उनकी जो बीक थी, जो चोंच थी उनकी, उसका साइज जो था वो जो सीड वो खाते थे उसके हिसाब से उसका साइज़ था। तो जो 6 स्पीसीज 6 स्पीसीज के बीक का साइज़ जो है बिल्कुल डिफरेंट था, बट खाते वो सीड ही थे। देन था ट्री फिंचेस। अब देयर आर, इसकी भी 6 स्पीसीज थी ट्री फिंचेस की, जो सेवरल डाइवर्स ग्रुप से बिलोंग करती थी। दिस स्पीसीज आल्सो डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर प्राइमरली इन बीक साइज शेप। तो ये भी आपस में बीक के साइज शेप में अलग अलग थी, विच रिफ्लेक्ट द एडेप्टेशन टू देयर फूड, जो कि उनके फूड के एडेप्टेशन को रिफ्लेक्ट करता है। और 4 स्पीसीज जो थी उसमें से हैव द बीक दैट आर सुटेबल फॉर द फीडिंग ऑन इंसेक्ट। तो 4 स्पीसीज जो थी वो ऐसी थी जो इंसेक्ट को खाने के लिए उनकी बीक का डिजाइन जैसे था। और द वन बीच लार्जर बीक फीड ऑन द लार्जर इंसेक्ट, जिसकी बड़ी बीक थी वो बड़े इंसेक्ट खाती थी, जिसकी स्मॉलर बीक थी वो स्मॉलर इंसेक्ट खाती थी। वन ऑफ द ट्री फिंचेस है पैरोट लाइक बीक, और एक ऐसी थी जिसकी बीक जो थी वो पैरट के बीक के जैसी थी। इट फीड ऑन द बर्ड्स, ये बर्ड्स खाती थी, फ्रूट्स खाती थी ट्रीज़ के। और जो एक 6 स्पीसीज थी वो ट्री फिंच की, वो वुड पैकर फिंच थी। तो जिसकी चीसेल लाइक बीक थी, मतलब छेनी हथौड़ी जैसे, छेनी की जैसी उसकी बीक थी। दिस अनयूजुअल बर्ड्स कैरी अराउंड अ ट्विग और अ कैक्टस पाइन विच इट यूज टू प्रोब द इंसेक्ट इन अ डीप सर्विस। तो मतलब इनकी जो बीक वो इस तरह से थी कि ये ना एक बहुत डीप छिपे हुए इंसेक्ट को खाने में भी मतलब हेल्प करती थी। तो ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एग्जाम्पल था, इनके पास एक टूल आ गया था, डेवलप हो गया था अडेप्टेशन की वजह से, जो इनकी सर्वाइवल में हेल्प करता था। देन आ गया वेबलर फिंचेस। वेबलर फिंचेस द अनयूजुअल बर्ड डिफर फ्रॉम द ग्राउंड फिंचेस आर द ट्री फिंचेस in the habit and morphology adaptation. The warbler finch play in the same ecological role in the Galapagos woods that warbler play in the mainland. तो जो वेबलर फिंचेस थे ना, वो वही रोल जो प्ले करते थे वहाँ पे जो ग्राउंड पे वेबलर फिंचेस प्ले करते हैं। तो ये क्या करते हैं कि सर्चिंग कंटिन्यूली क्या करते हैं, लीव्स और ब्रांचेस में इंसेक्ट को जो सर्च करते हैं। इट हैज़ ए स्लेंडर वेबलर लाइक बीक। तो इनकी जो बीक होती है स्लेंडर वेबलर लाइक जो है बीक होती है। ये एक था इसका। और नाउ सी हियर, आप इसमें देखिए, ये एक जो है ट्री है, इसमें इन्होंने पूरा दिखाया है कि किस तरह से जो डार्विन फिंचेस थे गैलापागोस आइलैंड में वो कौन कौन से थे, क्या क्या थे। आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं लेटर ऑन, मैं इसको होल्ड करके रखता हूँ। ये देखिए, अब इसमें क्या है, जितने भी उनको 14 स्पीसीज मिली थी वहाँ पे सबका कॉमन एंसेस्टर ओरिजिन था, जो कि साउथ अमेरिका के मेनलैंड में था। मेनलैंड मतलब जो पानी आइलैंड से दूर जो मेनलैंड रहेगा वहाँ से था। तो यहाँ 3 टाइप के इनको मिले, एक वेबलर फिंचेस, ट्री फिंचेस एंड ग्राउंड फिंचेस। तो अब वेबलर फिंचेस में देखो, ये इन्होंने एक ग्रीन वेबलर फिंच है, एक ग्रे वेबलर फिंच है, ये स्पीसीज़ का नाम है, ये इन्होंने नेमिंग किया। और फिर ये जैसे ये ट्री फिंचेस था, इसमें बर्ड ईटर आ गए या इंसेक्ट ईटर आ गए। तो बर्ड ईटर में ये आ गए जो वेजिटेशन या फ्लावर बर्ड फ्रूट्स खाते थे, और जिनका पैरट के जैसे बीक रहता था। और देखो सबके बीक के साइज बिल्कुल, ये उस एरिया में रहते हैं, सबके बीक के साइज बिल्कुल डिफरेंट है। और ये इंसेक्ट ईटर्स थे, ये इनके बीक के साइज जैसे हैं।
अच्छा, ये आपने ग्राउंड फिंचिस थे, ग्राउंड फिंचिस में कैक्टस फ्लावर ईटर थे, तो इनके बीक के साइज इस तरह से हो गए। ये सीड ईटर हैं, तो इनके बीक के साइज इस तरह के, जो बड़े सीड खाता है उसके बीक का साइज बड़ा, जो छोटे खाता है वो मीडियम खाता है उसका, वैसा स्मॉल खाने वाले का देखो, स्मॉल स्मॉल ग्राउंड फिंच, मीडियम ग्राउंड फिंच, तो इनकी बीक का साइज बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये एक बेस्ट एग्जाम्पल था एवोल्यूशन का। और गैलापेगस आइलैंड को तो वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, बनाया हुआ है। तो इट्स अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ इवोल्यूशन। और दैट्स ऑल फ्रॉम दिस चैप्टर। थैंक यू वेरी मच।